मैं हूं रविंदर। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर, जो हिस्ट्री का थर्ड है, उसको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि हम इस चैप्टर को आगे पढ़ें, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा। जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और वो क्या करते हैं, आते हैं एज अ ट्रेडर, व्यापारी बन के आते हैं, व्यापार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो बंगाल में क्या करती है, आके रहती है, अपने किले वगैरह बनाती है, फोर्ट्स बनाती है और किस तरह से वो राइट्स को हासिल करने की कोशिश करती है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, आते दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, बट आस्ते आस्ते उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज को ऑक्युपाई करना शुरू किया। अब जब उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, हिंदुस्तान पे अपना रूल लेके आ गए, अब उनके सामने एक और समस्या आई कि वो चाहते थे कि क्यों ना हम क्या करें, विलेजेस के ऊपर भी अपना अख्तियार हासिल करें, कि जो गांव हैं उनके ऊपर भी अपना रूल लेके आए। इसीलिए हम इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ना है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड, कि रूलिंग कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, कंट्री साइड। वर्ड कंट्री साइड हैज बीन यूज्ड फॉर विलेजेस, कि अब वो विलेजेस के अंदर अपना रूल को स्थापित करने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि हमको करना क्या है, जो मैंने दोनों लेसन के बारे में बात की है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसकी पूरी कहानी हमको अपने जहन में, अपने माइंड में रखनी है और हमको उसको रिलेट करना है इस लेसन के साथ। जितनी भी बातें इस लेसन में हम पढ़ेंगे या समझेंगे, उन सब का कुछ ना कुछ लेना देना होगा हमारे पिछले चैप्टर्स के साथ। तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया, तो अब उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स विलेजेस। वो कहां पे उन्होंने किस तरफ ध्यान देना शुरू किया, गांव की तरफ। क्यों किया ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको, मगर ये कब किया उन्होंने, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ मैसूर, जितनी भी थी, ऐसी जितनी भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों के बाद उनका एक खास कारण था। वो कारण ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो किसको कंट्रोल कर रही थी, वो रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रूल कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर। तो वो चाहते ये थे कि जो पार्लियामेंट था ब्रिटिश का, वो चाहता ये था कि क्यों ना इंडिया को भी अपने अधीन किया जाए। अगर इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ गया तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पर जितना भी कुछ कमाया जाएगा, यहाँ से लोगों से जितना भी हम लोगों का शोषण करेंगे, जितना भी फायदा उठाएंगे, वो सब फायदा आज जाके किसको होगा, ब्रिटेन को होगा। ये इसका एक कारण था। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। उनको फायदा ये हुआ, दे गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इनको दीवानी मिल गई। अब ये दीवानी क्या है आपको मैं ये भी बताता हूं थोड़ी देर में, मगर अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इनको क्या मिल गई, दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स याद रखना, मैं भी समझाने वाला हूं दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स मिल गए, इनको मिले किससे, मुगल एम्परर से। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मुगल एम्परर के पास खुद जाता है और उनसे दीवानी राइट्स लेता है। नाउ व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स क्या होता है ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, बता रहा हूं, दिस इज दीवानी राइट्स। और दीवानी राइट्स का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। याद ना, बहुत सिंपल टर्म्स में दिया, दीवानी राइट्स इनको मिल गए। अब इनके पास क्या था, इनके पास एक राइट मिल गया, इनको एक हक मिल गया कि जिस जगह के ऊपर भी ये अपना रूल करते हैं, वहां पर ये लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और वो टैक्स लगाकर उनसे पैसे ले सकते हैं। अब ये टैक्स कहां लगाया जाएगा अभी तक तो आपको पता नहीं है, चलो अब हम उसको डिस्कस करें। नाउ अब हुआ क्या, ये जो राइट टू कलेक्ट टैक्स था, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ये क्या होता है, दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स के अंदर आप लोग बोलोगे सर टैक्सेस तो लगता है इंडस्ट्रीज के ऊपर, यानी कि जो फैक्ट्रियां होती है वहां पे टैक्स लगता है, या फिर कोई नौकरी वगैरह करता हो यानी कि इनकम पे लगता है। अब मेरे को बताओ, क्या उस जमाने में क्या फैक्ट्रियां थी? नहीं थी। उस जमाने में लोगों की इनकम क्या थी, लोग पैसे कहां से कमाते थे, लोग कमाते थे पैसे एग्रीकल्चर से।
खेती बाड़ी से, यानी कि वो अनाज उगाते थे और अनाज उगाने के बाद उसको बेचकर पैसे मिलते थे। अब अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर के ऊपर और लैंड के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग अपनी लैंड खेती बाड़ी करने के लिए देते थे। अब उन्होंने क्या किया, दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिए और लोगों से टैक्स लगाने के बाद पैसे इकट्ठा करने का हक यानी कि राइट ले लिया, जिसको बोला गया दीवानी राइट। अब हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे कि हाउ कंपनी बिकेम दीवान, क्योंकि उनको तो दीवानी राइट्स चाहिए थे। दीवानी राइट्स हासिल करने के लिए उनको खुद दीवान बनना पड़ेगा, यानी कि खुद उस जगह का नवाब बनना पड़ेगा। कंपनी के लोगों ने यानी कंपनी ने किस तरह से ये टाइटल हासिल किया, पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा कि जब ये बन गया कंपनी, अगर ये बन गई दीवान बन गई, तो दीवानी राइट्स के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगाएंगे तो कंपनी को इनकम होगी, तो इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू, कि पैसा कमाने के लिए कंपनी ने कौन से कदम उठाए। और जब ये रेवेन्यू हासिल लगे करने, तो कंपनी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। और प्रॉब्लम्स क्या आई कि क्या लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोग मानेंगे कि वो टैक्स लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आई। जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशंस भी होगा। तो कंपनी ने वो सॉल्यूशंस क्या क्या रखे, कंपनी ने वो 3 किस्म के सॉल्यूशंस लोगों के सामने रखे। पहला था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लेके आए जिसको बोला गया महलवारी सिस्टम। सेकंड लेके आए वो रॉयट वाली सिस्टम। थर्ड को लेके आए एक और सिस्टम जिसको बोला गया परमानेंट सिस्टम। अब ये सब क्या थे, ये कुछ लैंड से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए सिस्टम्स थे। इन सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर में बेटा और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब क्या किया, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदुस्तान से ज्यादा इनकम हासिल कर सकें, तो इन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ के किसान थे, जो लोग टैक्सेस नहीं दे सकते थे, जैसे कि मैंने बताया महलवारी है, रॉयटवारी है, परमानेंट है, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मगर इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स और भी आई। प्रॉब्लम ये आई, जो लोग उन सेटलमेंट्स के अंदर से टैक्सेस फिर भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये तीनों सिस्टम क्या थे, टैक्सेस ही देने का सिस्टम था। अब वो जब नहीं दे पा रहे थे तो क्या होगा, तो उन्होंने क्या बोला, यूरोप के लोगों ने बोला, यानी ब्रिटिशर्स ने बोला, क्यों ना यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, उन लोगों को कुछ खास किस्म की क्या बोले फसल उगाने के लिए। तो उन लोगों ने उनको बोल दिया कि आप सब क्या करो, आप इंडिगो उगाओ। अब इंडिगो क्या होता है, इंडिगो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, इसको बोलते हैं नील। नील नहीं है, नील। नील देखी है, जो सफेद रंग की शर्ट को मम्मा जो धोती है तो क्या करती है, उसको ब्लू कलर के पाउडर को पानी में घोलती है और उसके शर्ट को डुबोती है व्हाइट कलर के, जिससे शर्ट जो है वो साफ हो जाती है और चमक जाती है। तो वो जो नील था उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडिगो। इंडिगो उगाने के लिए किसानों को बोला। जब ये ऐसी बात हुई, जिस जमीन के ऊपर ये उगाया गया वहां पर ना कुछ प्रॉब्लम्स आई। उस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, जो वहां के किसान थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। अब इस रिवोल्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जब किसानों ने रिवोल्ट किया तो उन्होंने इंडिगो के खिलाफ रिवोल्ट किया, कि जो यूरोप वाले यानी ब्रिटेन वाले चाहते थे कि इंडिगो उगाओ, और किसानों ने रिवोल्ट किया कि हम नहीं उगाएंगे। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा ब्लू रेबिलियन। और सबसे मजेदार बात है कि इसके बारे में आज तक हिस्ट्री में इतनी ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। ये पहली बार होगा कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ब्लू रेबिलियन। और कलर का लेना देना इतिहास में बगावत के साथ कभी भी कोई नाता नहीं जुड़ा, मगर ये ऐसा है कि ब्लू रिबिलियन हुआ था और इसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्लू रिबिलियन के बाद क्या हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। यही है हमारे इस चैप्टर का नटशेल। इसके आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं है। 1 बाय 1 हम एक एक करके एक एक चीज लेंगे और हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।